हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 22 फरवरी को हिंदी का पेपर देंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी व्याकरण के पूरे बुक के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को एक ही वीडियो में। सही सुना आपने। अगर आप भी 22 फरवरी 2024 को हिंदी का पेपर देंगे और आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में 99 100 में मैं 99 लेकर आऊं, तो अब आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी और इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। देखिए, इस वीडियो में मैं आपके लिए स्पेशली क्लास 12 हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं और हिंदी व्याकरण के जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में 15 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका 15 मार्क्स जो है वो कंप्लीट करवाने वाला हूं। इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, मतलब इतना आपको बिल्कुल से पढ़ लेना है। और हिंदी व्याकरण के मैं और भी बहुत सारी क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं। आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सिर्फ हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें हम हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स हैं सबको इस वीडियो में पढ़ेंगे। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, आप पठित गद्यांश, जो आप लोग कहते हैं सर नया टॉपिक है, इसको कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। शब्द युग्म, शब्द अर्थ, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाक्य संशोधन, सबको हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुहावरे एवं लोकोक्तियों को। देखिए, अगर हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो ये आपके खंड खा में आते हैं। मतलब खंड खा में आपका हिंदी संस्कृत का गद्यांश, पद्यांश, हिंदी व्याकरण के प्रश्न, रफ, छंद, अलंकार, पत्र लेखन और निबंध आता है 50 नंबर का टोटल। ठीक है, खंड खा, तो उसी में आपका हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन होता है। और मैंने आपको हिंदी के कई मैराथन क्लासेस प्रोवाइड करवा दिया है। मैंने पूरा हिंदी एक वीडियो में, खंड का एक वीडियो में, खंड खा एक वीडियो में, उसको सर्च करके देख लो। आप लोग सर्च करोगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो सारा मिल जाएगा, देख लो ताकि बाद में पछताना ना पड़े। ठीक है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। देखो, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सबसे पहले क्वेश्चन इस प्रकार से दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट है घी के दिए जलाना, इसका आपको अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना होगा। जो ब्लैक से यहां पे लिखा है इतना ही आपको दिया जाएगा, अर्थ आपको लिखना होगा, वाक्य प्रयोग भी आपको करना होगा। और ये बहुत इजी टॉपिक होता है, 3-4 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई एक करना होता है, ये बहुत ही ज्यादा इजी होता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आएंगे इस बार एग्जाम में। देखो, घी के दिए जलाना, इसका मतलब होता है खुशियां मनाना, ऐसे अर्थ लिखिएगा, वाक्य प्रयोग हेडिंग डालिएगा। ये रेड, ये ब्लू और आसमानी जो स्काई कलर है इसका यूज मत कीजिएगा। देखो, वाक्य प्रयोग ऐसे करो ताकि ये क्वेश्चन इस वाक्य में आ जाए। देखो, भ्रष्ट अधिकारी का तबादला होने पर सभी कर्मचारियों ने घी के दिए जलाए। यानी कि जैसे ही भ्रष्ट अधिकारी का तबादला हुआ, जितने भी कर्मचारी थे सबने घी के दिए जलाए। तो देखिए, घी के दिए जलाना इस वाक्य में आ चुका है, ये वाक्य प्रयोग बिल्कुल सही होगा। और कोई जरूरी नहीं है कि आप यही वाक्य प्रयोग लिखें, कोई दूसरा भी लिख सकते हैं, बट आपका क्वेश्चन वाक्य में आना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन देखो, तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना, इसका मतलब छोटी सी बात को बड़ी बनाना। मतलब कोई छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ी बना देना, इसका अर्थ होगा तिल का ताड़ बनाना। वाक्य प्रयोग देखिए, बात तो बहुत छोटी सी थी, उन्होंने आपस में झगड़ा करके तिल का ताड़ बना दिया। यानी कि बात बहुत छोटी सी थी लेकिन आपस में झगड़ा करके उसने तिल का ताड़ बना दिया, यानी कि बहुत छोटी सी बात को बड़ी बना दिया। ठीक है, बस ऐसे आपको वाक्य प्रयोग करना होगा। तीसरा देखो, तीसरा आपने सुना होगा, ये एक लोकोक्ति है और आपने अपने वहां भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब क्या होता है? दोहरा लाभ प्राप्त करना, मतलब डबल लाभ प्राप्त करना। जैसे देखो, वाक्य प्रयोग, सोहन ने चावल तो पहले ही अच्छे दामों पर बेच दिए थे, अब धान की भूसियों को बेचकर भी पैसे बना रहा है। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब
धान तो पहले ही बेच दिया उन्होंने और बाद में उसकी भूसियों को भी बेच दिया, मतलब आम के आम गुठलियों के दाम, दोहरा लाभ उसने ले लिया धान की फसल से। ठीक है, तो ये आपका होगा वाक्य प्रयोग। तो ऐसे ही आपको मुहावरे एवं लोकोक्तियों को लिखना होगा। आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, उसका मीनिंग लिखना है और वाक्य प्रयोग कर देना है, बस हो गया। अब आते हैं अपने एक ऐसे टॉपिक पर जो भैया नया टॉपिक है और इसको जानना बेहद ज्यादा जरूरी है और मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी जगह पर आपका संधि विच्छेद और विभक्ति और वचन आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका जो आ रहा है क्वेश्चन वो अपठित गद्यांश है 5 नंबर का, और पहले विभक्ति और वचन 3 नंबर और संधि विच्छेद 3 नंबर और विभक्ति और वचन 2 नंबर, दोनों मिलाकर 5 नंबर के आते थे, लेकिन दोनों को हटा के भैया को लाया गया है। देखो बहुत इजी है ये टॉपिक, सिर्फ आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा जो आपके चैप्टर्स में नहीं है, उसको खूब ध्यान से पढ़ना है। उसी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न, उसका आंसर दे ले गए तो आपको 5 नंबर दे दिया जाएगा। ये बहुत इजी है। ठीक है, आपको पहले पैसेज पढ़ना है, पैसेज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी दिया जा सकता है, एग्जामिनर के मूड के ऊपर है। ठीक है, जैसे आप पहले पैसेज को पढ़ते हैं, इस गद्यांश को देखो, ध्यान से पढ़िएगा और अभी समझिएगा बीच बीच में पॉइंट, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो उसका आंसर आप दे सकें। देखो, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ हैं, लेकिन आज भी दुनिया के हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है। इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता को बहुत से कारण सामने आते हैं। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के सम्मान स्तर में काफी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वो सम्मान घटने लगा था। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं, देखिए इसमें भारतीय महिलाओं के बारे में बताया गया है, कैसे उनका रेस्पेक्ट है आज के जमाने में। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं, फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं और उन्हें सामान्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। शहरों की जो महिलाएं हैं वो तो आराम से घूम रही हैं, टहल रही हैं, राजनीति कर रही हैं, नौकरी कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेकिन गांव में जो महिलाएं हैं वो अब भी घर में बंद हैं। ठीक है, सुविधाएं अनुपलब्ध हैं उनके लिए ग्रामीण में। ठीक है, ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर में काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक निर्भरता, ठीक है, अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है, तो जरूरत है महिला सशक्तिकरण की। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज अपना स्थान बनाती हैं उसमें। ठीक है, थोड़ा बड़ा है, इसको पढ़ना पड़ेगा जो गद्यांश है, थोड़ा सा और है। देखो, समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शहरी और ग्रामीण शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती हैं। मतलब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अगर उन्हें थोड़ा सा भी भनक लगता है कि लड़की पैदा होगी तो उनको मार दिया जाता है पेट में ही। ठीक है, वो आपने सुना होगा बायोलॉजी में एक एमनियोसेंटेसिस होता है, उल विभेदन। वो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसकी सहायता से आप ये पता लगा सकते हैं कि जो बच्चा है, जो शिशु है, वो मेल है या फीमेल है। तो इसीलिए भारत में उसको बैन कर दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इसका पता लगा लेते थे और उसके बाद वो क्या करते थे, मार देते थे। ठीक है, भ्रूण हत्या करवा देते थे, तो इसीलिए उसको बैन कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे जगहों पर अभी भी शायद हो रहा है चुपके चुपके से। ठीक है, तो ये नहीं होना चाहिए। वैसे इस उल विभेदन एमनियोसेंटेसिस को इसलिए लाया गया था ताकि बच्चों में अगर कोई विकार हो, कोई रोग हो, तो उसका पता लगा जा सके। ठीक है, मतलब आनुवांशिक विकार हो या कुछ भी हो तो उसका पता लगाया जा सके, लेकिन लोग इसका मिसयूज करने लगे, तो ये गलत बात है। ठीक है, अब चलिए इसके नीचे क्वेश्चन है उसको देखते हैं।
देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इसी से रिलेटेड है। आपको अगर गद्यांश पढ़कर कुछ समझ में आया होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। देखो, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। आखिर महिला सशक्तिकरण क्यों लाना चाहिए, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस की गई, ये आपको बताना है। तो देखो, सबसे पहला, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। दूसरा, वे आत्मनिर्भर थी। तीसरा, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी। और चौथा, वे शिक्षित थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी। हमारी सोसाइटी में, ग्रामीण में तो और ज्यादा निर्बल थी, तो इसीलिए महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता महसूस हुई कि ये लागू होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। अगर आपको गांवों की सोच में परिवर्तन लाना है तो आखिर हम क्या कर सकते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट है गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना। दूसरा है सड़कें बनवाना। थर्ड है अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध। चौथा है शिक्षा का प्रचार प्रसार। भाई अगर आपको ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाना है, गांव वालों की, लोगों की सोच में अगर आपको परिवर्तन लाना है कि उनकी सोच में कुछ चेंजेस हो, तो आपको शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा। मतलब शिक्षा के द्वारा ही उनकी सोच को, उनकी थिंकिंग को बदला जा सकता है, बाकी आप नहीं बदल सकते, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को सुधार देती है। ठीक है, तो शिक्षित रहना और शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत जरूरी है, जहां पर उतने एजुकेटेड लोग नहीं है। तीसरा, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में किस सोच का परिमाण है। मतलब अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज में किस सोच का परिमाण है। देखो, बहुत सारे लोग बेटियों को पहले बोझ समझते थे, अब नहीं समझ रहा था, क्योंकि देखिए अब बेटियां जो है बेटों से कदम पे कदम मिलाकर चलती हैं, और बहुत सारे, और वो आगे भी हैं, लड़कों से कहीं ना कहीं लड़कियां आगे भी होती है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर आप ऐसा बोल रहे हैं। देखो भाई, ऐसा माना गया है। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हम भी लड़के किसी से कम नहीं हैं, हम अपनी तरफ भी रहेंगे भाई। ठीक है, दोनों तरफ। फर्स्ट है पुरातन, सेकंड है सकारात्मक, थर्ड है नकारात्मक, फोर्थ है संकीर्ण। मतलब अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, ये समाज की किस सोच का प्रमाण है, ये समाज की सकारात्मक सोच का प्रमाण है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो आप लोग लड़कियों को बोझ नहीं समझेंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत बड़े बड़े पद पर हैं। आपके राष्ट्रपति को ही ले लीजिए, वो भी एक लड़की है। ठीक है, तो ये आपको ये सोच नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। चौथा क्वेश्चन देखो क्या है, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है क्या। मतलब महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक रूप से सशक्त होना ही क्या है। वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, और फोर्थ है वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता। मतलब महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक रूप से सशक्त होना ही आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता है। थर्ड वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर देखो, ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देंगे, क्वेश्चन बिल्कुल लिखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। मैंने आपको पहले ही बताया 12th हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, आप लोग सर्च कर लो यूट्यूब पर, क्लास 12 हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, शुभम लेक्चरर वीडियो मिल जाएगा, वैसे लिख कर आओगे 100 में 100 लाओगे, कोई रोक ही नहीं सकता। 5 नंबर क्वेश्चन, क्या महिलाओं को सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। मतलब जो महिला सशक्तिकरण को लागू करने की सोच रहे हैं, उसका जो पक्ष है वो क्या मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है। फर्स्ट है हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं। सेकंड है नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। थर्ड है हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं। और फोर्थ है नहीं, उनका भय मुक्त, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? नहीं, उनका भय मुक्त मतलब डर से मुक्त होना, प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है शब्द युग्म। ये क्या होता है? शब्द युग्म का मतलब होता है दो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, जोड़े का मतलब पेयर्स ऑफ वर्ड। जैसे फर्स्ट देखिए अग, अघ, इसका सही अर्थ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका सही अर्थ क्या होगा, यही आपको इसमें बताना होता है। देखो, जो पहले उसका अर्थ पहले, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। का है आगे और पीछे, खा है अचल और पाप, गा है नया और पुराना, घा है संपूर्ण और पुण्य। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, अचल और पाप।
अग का मतलब होता है अचल, अघ का मतलब होता है पाप, तो अचल और पाप, खा वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंख मूंद के लगा देंगे। दूसरा आपात, आपाद, इसमें इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले उसका अर्थ पहले होगा, ये ध्यान में रखिएगा। का है विपदा और संपदा, खा है सुख और दुख, गा है संकट और निष्कंटक, और घा है संकट और पैर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, संकट और पैर तक। आपात का मतलब होता है संकट, आपने सुना होगा आपातकालीन, मतलब संकट का समय जब होता है। ठीक है, आपाद का मतलब होता है पैर तक, पाद का मतलब पैर होता है, आपाद यानी कि पैर तक। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन श्रवण श्रमण, इसका सही अर्थ क्या होगा बताइए? का है सावन और भ्रमण, खा है सुनना और सन्यासी, गा है वेद और पुजारी, और घा है नाक और सन्यासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का, सावन और भ्रमण। इस श्रवण का मतलब होता है सावन और इस श्रवण का मतलब होता है भ्रमण। ठीक है, तो आपका का वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, यानी कि सॉरी ये नहीं होगा, श्रवण का मतलब होता है, ये गलत है। श्रवण का मतलब होता है सुनना और श्रवण का मतलब होता है सन्यासी, ये खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कंफ्यूजन, आप लोग अगर ब्रिलियंट रहे होंगे तो जैसे ही मैंने बोला था का सही है, आप लोग कहते कमेंट में सर खा सही है। ठीक है, मैं तुरंत जान जाता। तो अपनी ब्रिलियंटपन को दिखाइए। ठीक है, कि कैसे कितने ब्रिलियंट हैं आप, वो कैसे पता चलेगा? ऐसे गलती कर रहा हूं मैं, अगर आप लोग तुरंत बता दीजिए कमेंट करके सर यहाँ पे हो रही है, आप हमारे भी टीचर हैं। अनेकार्थी शब्द, देखो नेक्स्ट टॉपिक है अनेकार्थी शब्द। इसका मतलब होता है एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, मतलब एक को हम कई नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द, पहले इसको बोलते थे पर्यायवाची शब्द, आपने सुना होगा। ठीक है, वही है अनेकार्थी शब्द। जैसे देखो शिव, शिव को हम किन नामों से जानते हैं? देखिए दो ही आपको लिखना होता है, लेकिन मैं कई सारा बताऊंगा। शिव को महादेव भी बोलते हैं, शिव भगवान को मैं महादेव का चेला हूं। ठीक है, महेश भी बोलते हैं इनको। ठीक है, मंगल भी बोलते हैं हम, मंगल, सुख भी बोलते हैं, सुख, कल्याण भी बोलते हैं। ठीक है, कल्याण, वेद भी बोलते हैं। आप लिख लीजिएगा, मैंने 5 बता दिया, 2 2 4 1 5, आपको 2 ही लिखना है। मतलब शिव जी को हम महादेव, महेश, मंगल, सुख, कल्याण, इन सब नामों से जानते हैं। मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ हैं, इसी को बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। दूसरा देखिए सारंग, सारंग को क्या कहते हैं हम? इनको कमल भी बोलते हैं। ठीक है, हंस भी बोलते हैं, घोड़ा भी बोलते हैं, घोड़ा, तालाब भी बोलते हैं, लिख लीजिए सब। ठीक है, मोर भी बोलते हैं, सांप भी बोलते हैं, बादल भी बोलते हैं, ये सारी चीजें आप लिख लीजिएगा, हो गया। तो सारंग को हम कमल, हंस, घोड़ा, तालाब, मोर, सांप, मतलब एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, एक ही को हम कई नामों से पुकारते हैं, वही है अनेकार्थी शब्द। जैसे मधु, मधु को हम शहद भी बोलते हैं, आपने सुना होगा शहद, मधु। ठीक है, मीठा भी बोलते हैं, मीठा, मधु को मीठा। ठीक है, मद भी बोलते हैं, मदिरा जो होता है। ठीक है, पुष्प रस, मद को पुष्प रस भी बोलते हैं। तो ऐसे इनके कई नाम है, ऐसे आपको लिखना होगा। कई सारे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं, कुछ भी मैंने नहीं छोड़ा। अच्छे से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा, और ये सारे टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इसको कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में है। देखो जैसे फर्स्ट है वन में रहने वाला। वन में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? आप लोग समझ गए होंगे, बताइए जल्दी से, देख कर ही पहचान गए होंगे। अगर आप ब्रिलियंट होंगे, आप स्टूडेंट्स अच्छे होंगे तो पहचान गए होंगे। फर्स्ट है का है वनवासी, खा है नगरीय, गा है ग्रामीण और गा है पहाड़ी। तो नगरीय उसको बोलेंगे भाई जो नगर में रहता, सिटी। ठीक है, ग्रामीण उसको बोलेंगे जो गांव में रहता है, पहाड़ी उसको जो पहाड़ों पे रहता है। वनवासी, वनवासी आगे वन है, वन में रहने वाला वनवासी ही होगा। ठीक है, जैसे हमारे राम जी को भी वनवास हुआ था, यानी कि वो वन में भी रहे थे। ठीक है, दूसरा देखिए, दूसरा जिसे ज्ञान कम हो, जिसे कम ज्ञान हो उसको क्या बोलेंगे? का है अल्पज्ञ, खा है गे, गा है अनजान, घा है अक्षम। तो अल्पज्ञ बोलेंगे भाई, जिसको ज्ञान कम होगा वो अल्पज्ञ होगा। तीसरा देखिए बहुत कम बोलने वाला, जो बहुत ज्यादा कम बोलता हो, बहुत ज्यादा नहीं बोलता हो। का है अल्पभाषी, खा है मितभाषी, गा है वाचाल, घा है मिताग्रही। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का अल्पभाषी। जो बहुत कम बोलता हो उसको हम लोग अल्पभाषी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट टॉपिक वाक्य संशोधन पे आते हैं। वाक्य संशोधन का मतलब होता है अगर कहीं सेंटेंस में गलती है, कहीं वाक्य में गलती है, उसको सही करके लिखो। जैसे आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा
सिंटैक्स, सिंटैक्स का मतलब भी यही होता है, बस हिंदी में आपको वाक्य संशोधन कहा जाता है इसको। जैसे देखिए गलती कहाँ, दही बहुत खट्टी है, इसमें गलती क्या है, देखिए इसमें गलती सिर्फ थोड़ी सी है, दही बहुत खट्टा है, खट्टी के जगह पर हम लोग लिख देंगे खट्टा, ठीक है। तो दही बहुत खट्टा है, ये इसका सही आंसर होगा। दूसरा देखिए क्या है, मेरे को, सिर्फ खट्टी को खट्टा कर देना है, काम खत्म, ठीक है, टापर बड़ी का मात्रा। दूसरा, मेरे को कुछ मालूम नहीं है, देखिए मेरे को नहीं होता है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे को कुछ नहीं मालूम है, इसमें गलती क्या है, मेरे को नहीं होता है, ये भैया कोई आप गैंगस्टर नहीं है, मुझे आप अगर ब्रिलियंट होंगे तो आप खुद पढ़ के ही समझ जाएंगे कहां गलती है। मुझे कुछ नहीं मालूम है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, मेरे को के जगह पर मुझे, जैसे कहीं कहीं आता है मेरे को वहां जाना है, मुझे वहां जाना है, ठीक है, मेरे को कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, बस हो गया। तीसरा देखिए, तुलसीदास पक्के ईश्वर के भक्त थे, तो देखिए पक्के ईश्वर नहीं रहेगा, ईश्वर जी पक्के नहीं है, तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, भक्त के आगे पक्के रहेगा, ठीक है। इतनी सी गलती है इसमें, कहीं हमें हटाना भी नहीं है, सिर्फ इधर उधर कर देना है शब्दों को। तो तुलसीदास ईश्वर के, जो हमारे गॉड जी हैं, ईश्वर के पक्के भक्त थे, पक्के भक्त थे। तो तुलसीदास ईश्वर के पक्के भक्त थे, और यही आपका हो जाएगा वाक्य संशोधन। मतलब वाक्य में अगर कहीं गलती है सही करके लिख दो, इसी को बोलते हैं हम लोग वाक्य संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट आज का जो ये हमारा क्लास है ये यहीं पर फिनिश होगा। मैंने आपको क्लास 12 हिंदी व्याकरण के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, देखिए वैसे बेसिकली मैंने 3-3 क्वेश्चन को लिया हर एक टॉपिक का, और एक अपठित गद्यांश बताया। अब आप लोग कहेंगे सर इतने से तो हम पूरा नंबर नहीं ला पाएंगे, तो पूरा आ भी सकता है और नहीं आएगा अगर, तो आप लोग सर्च करो यूट्यूब पे क्लास 12 हिंदी व्याकरण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। क्या कर रहे हैं, वहां से जाकर आप पढ़िए। एक वीडियो देखने से अगर इतना नंबर आ जाता ना, तो आपको पता नहीं एक ही वीडियो में मैं सारा कवर कर देता, चाहे 2-3 घंटे की ही क्यों ना बनानी पड़ती। तो जाकर देखो, टाइम है आपके पास, अभी बहुत सारी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका, मैं यही समझाता रहता हूं। तो आज की क्लास तो यहीं पर फिनिश होगी। बस इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।